के लोग भले ही कनाडा चले, भले ही अमेरिका चले गए, न्यू जर्सी में घर बना लिया या न्यूयॉर्क में होटल बना लिया, मगर वो अपने खेत और किसान से दूर नहीं है। ये बहुत सुंदर है। पंजाब की औलादें, उनमें वो वाकई में फौलादें हैं। पंजाब से आए किसानों को, हरियाणा से आए किसानों को पता चल गया पहले ही दिन में कि उनकी पहली लड़ाई सरकार से शुरू होने से पहले मीडिया से शुरू होती है। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 10-12 न्यूज चैनल है और वो बड़ी संख्या में, उसमें अखबार है। हिंदी का सबसे बड़ा अखबार छाप देता है, वहाँ खालिस्तान के समर्थक में नारे लगाएगा। कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, कितने लोग जमाने तक जेल में रहे, तब जाकर हमें समझ में आया कि हम एक लोकतंत्र कैसा बनाएं। और उस लोकतंत्र को इन न्यूज चैनलों और अखबारों के जरिए खत्म कर दिया। और इसकी दुनिया में कोई औकात नहीं। ये तो वही बात हो गई, 84 वाली बात हो गई कि हर सिख को देखकर आप कहते थे ये आतंकवादी है। ये उसी का फायदा उठाया जा रहा है ना, जिस तरह से हर मुसलमान को देखकर आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। तो खाना नहीं था तो गुरुद्वारे वाले खिलाए, तो वो कैसे खिलाए? मतलब वही जी रोज खाना लेकर आ जाते हैं, हमें खिला जाते हैं। गुरुद्वारों को किसी ने कहा था तो मुझे लगा कि इस दिल्ली में लोकतंत्र की जो आवाजें उठती हैं उसको सब्सिडी हमारे गुरुद्वारा की है ना। बॉलीवुड के ज्यादातर जो कलाकार हैं, जो गायक, कुछ तो अगर आप छोड़ दें जी, उनमें बहुत हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, डरपोक लोग होते हैं। जो लोकप्रिय हैं, चाहे वो म्यूजिक वीडियो में है, चाहे वो फिल्में बनाते हैं, चाहे बबू मान हो, चाहे वीर सिंह हो, चाहे जसबीर सिंह जस्सी हो, चाहे कमर ग्रेवाल साहब हो, कोई भी हो, सब गा रहे हैं। सब किसानों के लिए गा रहे हैं और किसानों के आंदोलन को जोश बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ਤੁਸੀਂ रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो। मेरा नाम है लंकेश त्रिखा। हमेशा ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ 17 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਬਰਨ ਉਤਾਰੇ, ਕਲਮ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਵੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰੇ, ਜੋ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਕੋਵੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, BMW ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ जिस शख्सियत ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਓ। शख्सियत नहीं है, अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ एक संस्थान है। रविश कुमार जी मेरे नाल है। रविश जी बहुत बहुत स्वागत है रोजाना स्पोक्समैन। लंकेश और आपकी टीम को, और आप लोगों ने आज इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई, पर कोई बात नहीं। जैसा कि आपने ठीक ही कहा कि हम पार्किंग में खड़े हैं और गाड़ी नहीं है। और मेरे बारे में काफ़ी अफवाहें भी चलती हैं कि मेरे पास कई गाड़ियाँ हैं और वैसी गाड़ियाँ हैं। मैं कोई 12-13 साल पुरानी गाड़ी में चलता हूँ। किसानी आंदोलन से शुरुआत करना चाहूँगा रविश जी, क्योंकि एक लहर चल रही है। लहर ये चल रही है कि वो भाजपा की सरकार जो केंद्र में बैठती है, कहीं ना कहीं किसानों के आगे उसको झुकना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है, मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन बेसिट्टा कहते हैं हम पंजाबी में, जिसका कोई बाद में नतीजा निकलता नहीं है। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला हिसाब है। किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? पिछले 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी भी आंदोलन के दबाव में प्रमुख रूप से उन्होंने कानून में बदलाव किया। कानून बनाने के बाद तो वो जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं। जैसे नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
को लेकर जब देश भर में आंदोलन हुआ तो बहुत आराम से गोदी मीडिया को आगे खड़ा करके और अपनी पार्टी के लोगों को खड़ा करके उस आंदोलन को मान्यता भी नहीं दी गई, कुचल भी दिया गया और बाद में तरह तरह से हिंसा फैलाने के आरोप में उन्हें जेल भी बंद कर दिया। बिल्कुल। लेकिन कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंफ्यूजन वाला भी बयान वो बहुत पहले से देते रहे। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो उनको हर कोई जो भी सवाल करता है वो कंफ्यूजन में नजर आता है जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत ज़्यादा पीछे हटेगी क्योंकि वो अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गई है। उसके पास पता है कि सैकड़ों की संख्या में टेलीविज़न चैनल की फौज है और वो उसकी पार्टी का ज़्यादा काम करती है। वो चैनल जिस तरह से किसान जमा हुए तो हमारे किसानों को खालिस्तानी कह देना, आतंकवादी कह देना, किसी ने जाकर बिरयानी खिला दी तो कह देना कि वहाँ बिरयानी का भोज चल रहा है, वो मर जाएं। उनको सवाल ये करना चाहिए था कि हमारे किसान वहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं और उन तक सरकार क्यों नहीं जा रही है कि हमारा किसान मर जाएगा। उल्टा वो पूछ रहे हैं कि वो खाना क्यों खा रहे हैं, वो कपड़े क्यों पहन रहे हैं, वो गरीब क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब वो किसान नहीं है। तो अब बताइए मुझे कि ऐसे हालात में किसी सरकार को क्या फर्क पड़े। वो तो कानून के बारे में बता भी नहीं रहे। वो कम से कम सरकार की तरफदारी में यही कहानियां ढूंढ कर ले आते कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कौन सा किसान अमीर हो गया, प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट व्यापारियों को बेचकर कौन सा धान का किसान अमीर हो गया, कौन सा धान गेहूं का किसान प्राइवेट व्यापारियों के हाथों बेचकर ज्यादा पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कमा रहा है। तो तारीफ होती सरकार की, पर उन्हें मालूम है कि ये हकीकत तो है नहीं, तो लाएंगे क्या। पर रवि जी ये है क्या? गुरुपुरब के दिन हमारे प्रधानमंत्री, जिनके लिए हमारे किसानों के दिलों में भी बहुत ज्यादा सत्कार है, वो ट्वीट करके ये बोलते हैं कि मैं श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में नमन करता हूँ, लेकिन नजर नहीं आएंगे। ट्वीट तो वो किसी भी चीज में कर देते हैं। जब से ये पार्टी सरकार में या सत्ता में आई है उसने एक नया चलन शुरू किया। इनके मंत्रियों के ट्विटर हेडलाइन पर जाकर देखिए तो हर रोज किसी ना किसी महात्मा, किसी ना किसी महापुरुष, किसी ना किसी धर्म पुरुष, किसी ना किसी देवी देवता का की जयंती, पुण्यतिथि, तिथि, पूजा, प्रकट दिवस, ये सब मनाते रहते हैं रोज और कहेंगे कि हम इन्हीं की प्रेरणा से काम में तमाम महापुरुषों की एक भी प्रेरणा नहीं झलकेगी, आपको एक भी नहीं लगेगा। अगर आप कल्पना करें कि आप गुरु नानक जी होते तो क्या करते? गुरु नानक जी होते तो बात करते, बिल्कुल बिल्कुल। भाई उन्होंने जिस सिख धर्म की स्थापना की है वो सभी धर्मों के संवाद का एक चरम रूप है। बिल्कुल। तो वो संवाद करने जाते, वो बात करने जाते किसानों से, वो ट्वीट नहीं करते। तो गुरु पर्व के दिन भी कम से कम उनको किसानों की कदर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। पहले तमाम आंदोलन होते थे तो किसान नेताओं को प्रधानमंत्री से मिलाया जाता था। बिल्कुल। तस्वीरें हैं। ये क्या बात हो गई साहब कि आप पहले कहते हैं बीजेपी के लोग मिलेंगे, फिर कहते हैं हमारे मंत्री मिलेंगे, फिर कहते हैं आप सचिव मिलेंगे, प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री अब सबसे ऊपर हो गए हैं। उनको लगता है कि किसानों के खातों में 2000 रुपए भेजकर हम किसानों को खरीद लेंगे। हो सकता है कि वो सही हो अपने अनुभव में, अपने तजुर्बे में। अब ये तो गलत किसानों को साबित करना है, वो तो सही साबित हो ही जाता है क्योंकि किसानों का भी समर्थन उनको मिलता ही है। आप सिंघू बॉर्डर जाएंगे, आप कुंडली बॉर्डर जाएंगे, आपके हाथ में नेशनल मीडिया का जब माइक होता है तो वहां पर चिल्ला चिल्ला कर लोग ये बोलते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आपको लोगों के साथ मुखातिब करवाने का एक कारण, एक वजह ये भी थी कि ये जो अल्फाज है, ये जो नामकरण किया गया था गोदी मीडिया का, ये कहीं ना कहीं आपसे शुरुआत हुई थी इस चीज़ की। और आज की डेट में लोग इतने ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो चुके हुए हैं, क्रांतिकारी हो चुके हुए हैं कि वो देखते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। सर, एक वक्त था जब पत्रकार जब बाहर जाया करते थे इज्जत मिलती थी, लोग बिठा के चाय पिलाया करते थे, और आज की डेट में यकीन उठ जाना, ये क्या, ये सिनेरियो किस तरह से है? देखिए, मैंने लंकेश जी आपके दर्शकों को भी बता दूं कि मैंने किसी भावना में आकर गोदी मीडिया नाम नहीं दिया जी। और अब पंजाब के किसानों ने भी देख लिया। 17 सितंबर को देश के नौजवानों ने देखा जब अपनी सरकारी परीक्षाओं को लेकर ट्विटर पर आंदोलन चला जी। 30 लाख 35 लाख ट्वीट करने के बाद भी उन्हें ढंग की कवरेज नहीं मिली। और यही कहा गया कि विपक्ष भड़का रहा। क्या विपक्ष किसी आंदोलन के साथ हो जाएगा तो आंदोलन जीरो माना जाएगा? तो फिर विपक्ष क्यों है?
वो क्या करेगा विपक्ष? उसका तो यही काम है कि जो जनता के सवाल उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इस मीडिया के आतंक के दबाव में देखिए कोई वहाँ विपक्ष का नेता नहीं जा रहा कि उस आंदोलन की मान्यता खत्म हो जाएगी। तो ये मान्यता कौन खत्म कर रहा है? ये मान्यता खत्म कर रहा है गोदी मीडिया। वो जो 4, 10, 12 न्यूज चैनल है और वो बड़ी संख्या में उसमें अखबार है। हिंदी का सबसे बड़ा अखबार छाप देता है, वहाँ खालिस्तान के समर्थक में नारे लगाएगा, कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। ये तो वही बात हो गई, 84 वाली बात हो गई कि हर सिख को देखकर आप कहते थे ये आतंकवादी है। ये उसी का फायदा उठाया जा रहा है ना, जिस तरह से हर मुसलमान को देखकर आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। सर ये भावना कैसे बदलेगी जो पंजाब में नहीं कहा था? देखिए गोदी मीडिया मैंने इसलिए कहा था, हिंदुस्तान की जनता चाहे वो किसी भी कौम की हो, चाहे वो किसी भी इलाके की हो, चाहे वो किसी भी कोई भी भाषा बोलती हो, आज ना कल इस बात को महसूस करेगी कि इस टेलीविजन चैनलों ने और अखबारों ने मिलकर भारत के लोकतंत्र का नरसंहार किया, जिनोसाइड किया है यहाँ के डेमोक्रेटिक स्पिरिट। किसी भी उठने वाले सवाल को ये लोग इसी तरह से लांछित करते हैं, उनको बदनाम करते हैं कि गुंडे हैं, अवार्ड वापस करने आ गए हैं, तो नक्सल हैं, तो ये हैं, तो वो हैं। और सरकार सपोर्ट करती है। सरकार कैसे सपोर्ट करती है? कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि इन किसान आंदोलन से जुड़े लोगों पर कई तरह के मुकदमे कर दिए जाएंगे, अकेले लोग परेशान होते रहेंगे, किसी को जेल कर दिया जाएगा, आसपास हिंसा करा दी जाएगी, किसी को वहाँ प्लांट कर दिया जाएगा, वो अनाप शनाप बोल देगा, उसको लेकर टीवी चैनलों में बहस होगी। ये सब होने वाला है। यही सब पहले के आंदोलनों में होता रहा, लेकिन हमारे किसान भाई नहीं देख पाए कि उनके इस समर्थन के बदले में इस देश के साथ क्या हो रहा है। ये आप नहीं देख। आज एक 83 साल के व्यक्ति जिसे पार्किंसन, उन्हें पानी पीने के लिए, स्प्रे देने के लिए अदालत को क्या कई दौर में सुनवाई करनी चाहिए, या वो कुछ सेकंड का मामला होना चाहिए, या वो मामला अदालत तक जाना ही नहीं चाहिए? जो अफसर देख रहा है, मानवता के आधार पर उसको पानी और खाने का इंतजाम कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देश में ये हालत हो गई। गोदी मीडिया जो है, ये आज बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने नारे लगाए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने हिंसा नहीं की पत्रकारों को। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता को आज न कल सरकार से लड़ने से पहले अब मीडिया से लड़ना पड़ेगा। पंजाब से आए किसानों को, हरियाणा से आए किसानों को पता चल गया पहले ही दिन में कि उनकी पहली लड़ाई सरकार से शुरू होने से पहले मीडिया से शुरू हो चुकी है। सर एक चीज और बताइए, फील्ड पे जो रिपोर्टर है कसूरवार वो है या जो पीछे से लगाम चलती है? जो मालिक लोग हैं वो कसूरवार। ये समझाना पड़ेगा लोगों को भी। में ऐसे लोग भी आ गए हैं जो पार्टी की तरह से मोटिवेटेड हो गए, दोनों बात। लेकिन उसे इस तरह से मजबूर किया जा रहा है। अभी भी 90% पत्रकार पत्रकारिता करना चाहता है, वो लोगों की बात को रखना चाहता है, पर कितने लोग बात बात में अपनी नौकरी गंवाते हैं। इस देश में तालाबंदी के दौरान ऐसे ही बहुतों की नौकरियां चली और एक सामान्य सा रिपोर्टर कितने बार इस्तीफा दिया। तो इसलिए आप जिन चैनलों को देखते हैं, उन अखबारों को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से अपना 200 रुपया खर्च करना चाहिए। मैं अब कोई अखबार नहीं लेता, कोई टीवी चैनल नहीं देखता। मैं सबसे कहता हूं कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं बिना हाथ और पांव हिलाए, तो न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए। खासकर ये जो जितने नेशनल चैनल है और कई राज्यों के चैनल भी वही काम करते हैं। इससे अच्छा काम मैं क्या बता सकता हूँ? आप देश की सेवा करना चाहते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। मैंने कहा मैं ऐसा काम बताऊंगा जिसमें आपको हाथ और पांव दोनों नहीं हिलाने पड़े। आप न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो और इन अखबारों को पढ़ना बंद कर दो। ये जो 200 रुपया है किसी गरीब को दे दो, तो देश की सेवा हो जाएगी। क्योंकि ये लोग इस देश के अर्जित, हमारा लोकतंत्र है, बहुत मेहनत से मिला है। 150 साल तक कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, कितने लोग जमाने तक जेल में रहे, तब जाकर हमें समझ में आया कि हमें लोकतंत्र कैसा बनाएं। और उस लोकतंत्र को इन न्यूज़ चैनलों और अखबारों के जरिए खत्म कर दिया जाए। और इसकी दुनिया में कोई औकात है? आप देखिए, इसकी कोई साख है इस मीडिया की? जो गिनती गिनी जाती है प्रेस फ्रीडम की हिंदुस्तान की दुनिया में, वो कितनी नीचे है? बहुत। तो इसका मतलब है कि यहाँ की मीडिया में वो बात ही नहीं। तो जिस मीडिया में कोई इकबाल ना, कोई दम ना हो, उसकी मीडिया के लिए आप अपनी जेब से 200 रुपया खर्च कर रहे हैं, मतलब आप हत्यारे को पैसा कैसे दे सकते हैं? तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा क्या? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या? आपको सोर्स ऑफ मिस इंफॉर्मेशन मिल रहा है। आप अगर 4 महीने अखबार नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा दुनिया में तूफान आ जाएगा? झूठी खबरें पढ़ने से तो बच जाएंगे। उन्हें शर्म तो आएगी कि कोई नहीं पढ़ रहा है तो आप खबरें छापो, नहीं तो नहीं बिकेगा अखबार, लोग छोड़ देंगे। कुछ तो आप दबाव बनाएंगे।
जब ये लोग मीडिया पर इतना दबाव बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं दबाव बना रहे मीडिया? ये जनता को आज न कल इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। रवि जी, आपने एक चीज बोली कि जो विपक्ष है, ऑपोजिशन है, अगर वो इन धरनों में जाता है, इन आंदोलनों में जाता है, प्रोटेस्ट में जाता है, तो गलत करार दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की गलती समझते हैं कि वो जाकर के क्रेडिट लेना चाहता है, श्रेय लेना चाहता है। जाना चाहिए तो लोकतंत्र का पार्ट। आप ऐसे थोड़ी आपको श्रेय मिल जाए, आपको अपना मैनिफेस्टो में बताना पड़ेगा कि आप इस कानून के बारे में क्या कर रहे हैं। हाँ, कमिट करना पड़ेगा। तो जब विपक्ष नहीं जाएगा तो हमें कमिटमेंट कैसे मिलेगा? हमें तो चाहिए कि विपक्ष वहां जाए। ये बड़े शर्म की बात है कि विपक्ष के नेता और बड़े नेता वहां जा नहीं रहे, जबकि किसान यहाँ आ गए। तो किससे डर रहे हैं? क्या वो न्यूज चैनलों के डर से राजनीति छोड़ देंगे? सरकार ने तो अपनी राजनीति नहीं छोड़ी है। उन सबको किसानों के बीच जाना चाहिए, और नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि वे भी सरकार के साथ, ये किसानों के मुद्दों से सहमत नहीं, तभी आप नहीं जा रहे। आप अपनी राजनीति कीजिए। आप न्यूज चैनल से डर के राजनीति नहीं कर सकते। आपको जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसानों की बात सही है तो आप कमिटमेंट करें कि हमारी सरकारें जहां होंगी वहां हम ये नहीं करेंगे, और हमारी सरकारें जहां आ सकती हैं वहां हम ये नहीं करेंगे। तो विपक्ष को जाना चाहिए। विपक्ष का नहीं जाना उतना ही शर्मनाक है जितना सरकार का वहां नहीं जाना या वहां के लोगों से बात नहीं करना। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर, बॉलीवुड इंडस्ट्री, इतना बड़ा एक कैंपेन चल रहा हो, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा हो, प्रोटेस्ट चल रहा हो, और जिन्होंने इतनी शोहरत बटोर ली हो बॉलीवुड में, कोई वीडियोस कहीं से ले लेगा और लगा देगा और उसके बाद कहेगा कि नहीं जी ये एक, इसके पीछे एक अलग ही तरीका, अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा है। बॉलीवुड के ज़्यादातर जो कलाकार हैं, जो गायक, कुछ को अगर आप छोड़ दें जी, उनमें बहुत हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। डरपोक लोग होते हैं और उनमें वो इकबाल भी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इस किसान आंदोलन ने पंजाब की किस खूबसूरती को पेश किया। पंजाब के जितने भी गायक जो लोकप्रिय हैं, चाहे वो म्यूजिक वीडियो में हैं, चाहे वो फिल्में बनाते हैं, चाहे बबू मान हो, चाहे वीर सिंह हो, चाहे जसबीर सिंह जस्सी हो, चाहे कमर ग्रेवाल साहब हों, कोई भी हो, सब गा रहे हैं। सब किसानों के लिए गा रहे हैं और किसानों के आंदोलन को जोश बढ़ा रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात। पंजाब के किसान जो खिलाड़ी हैं वो इस आंदोलन की बात कर रहे हैं, पंजाब के जो छात्र बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पंजाब के लोग भले ही कनाडा चले, भले ही अमेरिका चले गए, न्यू जर्सी में घर बना लिया या न्यूयॉर्क में होटल बना लिया, मगर वो अपने खेत और किसान से दूर नहीं गए। ये बहुत सुंदर है। किसानों ने भले ही अपने कानून के लिए, अपनी चिंताओं के लिए कुछ हासिल ना किया हो, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चीज़ हासिल करके दुनिया को दिखा दी है। ये पंजाब है। इससे निकले, चाहे वो कोई गा रहा हो, चाहे वो खेल रहा हो। हरभजन सिंह ने भी बोला है, बिल्कुल। देखिए दिलजीत दोसांझ ने भी बोला है, सबने बोला है, ये पंजाब है। इसका मतलब पंजाब की औलादें, उनमें वो वाकई में फौलादें, उनमें अपनी मिट्टी से प्यार है। अच्छा रवि जी, गांव के प्रति उनका जज्बा है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा कि कलाकार, फिल्म कलाकार पंजाबी भाषा की जुबान के लोग सामने आए। बहुत ही सुंदर चीज। रवि जी, जब बैरिकेड टूटने शुरू हुए और सड़कें तक तोड़ दी, बस्तर जैसे इलाकों में ये होता है, नक्सलवादियों, उन लोगों के लिए वो सब चीजें होती हैं। जब किसान 70-80 सालों में ये कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन जब बैरिकेड टूटते हैं तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि फौलादी हैं, वहां की औलादें हैं, क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने देखा? मुझे बुरा लगा था कि पंजाब के लोग क्यों ही दिल्ली आते जाते रहते हैं, जब तक उनका तो पड़ोसी राज्य है। वो गेड़ियां करने चले आते हैं, निकलते सेक्टर 17 के लिए पहुंच जाते हैं रोहिणी, और पश्चिमी दिल्ली घूमकर कनाट प्लेस से लौट जाते हैं। वैसे लोग जिनका दिल्ली से इस तरह का ऑर्गेनिक रिश्ता हो और उनको रोकने के लिए आप रास्ते को गड्ढा कर दें, कंटेनर लगा दें, ये उनका अपमान किया गया है पंजाब के किसानों का। ये सिर्फ उनको रोका नहीं गया है, ये उन्हें बताया गया है कि एक जनता के तौर पर हम आपको कुछ नहीं समझते। और आप देखिए कि 26 नवंबर को उनको पहुंचना था। दो तीन दिन पहले से हमारे किसान भाई निकले हैं, अभी तक उनको पंजाब नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये बहुत ही
मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। ये नहीं होना चाहिए था इस देश में। और बुजुर्ग किसान लोग हैं, आ ही रहे थे, तो आप उनको किसी तरीके से, आपके पास हजार और तरीके थे कि किसानों को आप सड़क से हटाकर कहीं और ले आए। वैसे अभी तक उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, जबकि उन्हें उकसाने की बहुत कोशिश की, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया गया, तब भी नहीं वो गुस्सा किए और हिंसा की तरफ नहीं है। वो वही चाहते हैं कि कुछ गुस्से में कोई हिंसा कर दे, इसमें दंगा एक्ट, फलाना एक्ट और पुलिस लाठीचार्ज करके वो सब जो CAA के बाद जो केसेस लगाए गए हैं वो इन पर भी लगा दिया गया। हमारी जो माताएं हैं वहाँ पर, जो जिन्हें हम बीबियाँ कहते हैं, वो वहाँ पर खाना बना रही हैं, वो तस्वीरें, वो चीज़ें देख करके किसी को खालिस्तानी कह देना, किसी को आतंकवादी करार कर देना, ये क्या? लेकिन हम हैरान नहीं हैं, क्योंकि ये तो वही कर रहे हैं इतने दिनों से। हर तरह के मीडिया, हर तरह की जनता को ये आतंकवादी ही तो बताते हैं, ये पाकिस्तान का समर्थक बताते हैं, पाकिस्तान के एजेंट बताते हैं। यही तो कर रहे थे 2014 के बाद से। और क्या हो रहा है इसके? लेखक को, कलाकार को जब बता सकते हैं, कविता लिखने वालों को बता सकते हैं नक्सलवादी, अर्बन नक्सल, तो किसान को क्यों नहीं बता सकते? सर बता ही सकते हैं। पंजाब के लोगों में ना एक भावना तैरती है सर, वो कहते हैं कि हमारे साथ स्टेप मदर, मतरेई माँ जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, उस तरह का व्यवहार आता। लोकतंत्र में ऐसी शिकायतें वाजिब हैं कि ये लेन देन हर राज्य का केंद्र के साथ चलता है, लेकिन इस आंदोलन के समय जो उनके साथ बर्ताव हुआ वो बहुत दुखद है, वो नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि एक राज्य 10,000 करोड़ मांगता है, उसे 2,000 करोड़ रुपया दिया जाता है, लेकिन इस राज्य के आए हुए लोगों के साथ कम से कम दिल्ली को ये बर्ताव नहीं करना चाहिए। अभी पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो रकाबगंज के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के लोग जाकर वहाँ पर और सबको खाना खिलाया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं गए, हिंदुओं के लिए भी गए, और दोनों तरफ से वो गालियाँ सुन रहे थे, लेकिन फिर भी खाना खिलाने का। इस देश में जो भी धरना प्रदर्शन करने आता है और रकाबगंज में जाकर लिखवा देता है कि उसके पास पैसे नहीं, तो जाने का भाड़ा भी दे दिया जाता है और खाना भी आता है। ये तो मेरे आँख से देखा हुआ था कि कई 100 लड़के आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं, हम तो आ गए थे, लेकिन आ गए तो जब खाना नहीं था तो गुरुद्वारे वाले खिलाए, तो वो कैसे खिलाए? मतलब वही जी रोज खाना लेकर आ जाते, हमें खिला जाते। गुरुद्वारों को किसी ने कहा था कि, तो मुझे लगा कि इस दिल्ली में लोकतंत्र की जो आवाजें उठती हैं उसको सब्सिडी हमारे गुरुद्वारा की है ना, तो डेमोक्रेसी को सब्सिडाइज कर रहा है गुरुद्वारा हमारा। तो अब ये तो उस संस्कृति के लोग हैं, तो खाना बनाना, समर्थन देना, ये उनके जीवन का हिस्सा है। ये सुंदर बात है कि अपने परिवार के साथ आए, और जब परिवार के साथ आए हैं तब हमें थोड़ा और बड़े दिल के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। आप बातचीत ही कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको कहीं जमा करके आप बातचीत कर सकते हैं, रामलीला मैदान में या किसी और जगह में जमा करके कर सकते हैं। सड़कें खोद के उन्हें ये नहीं बताना चाहिए था कि दिल्ली आपकी है, ये गलत है। और टीवी चैनलों को लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश नहीं। गोरख पांडे साहब लिखते ने कि ये सरकारां दे कोल ਇੰਨੀ ਧਨ, ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ, ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ डरना बंद कर देंगे। क्योंकि लोकेश जी, हम लोग दूरी भी बना के रख रहे हैं, बिल्कुल कहना हो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मास्क पहनिए, मुझे बहुत चिंता होती है, लेकिन ये बात तो है कि सरकार ने जितनी बातें कही उस पर बहुत तरह के सवाल उठते हैं। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान है 2019 में कि APMC मंडी ख़त्म कर देनी चाहिए। 2018 में बाकायदा नीति आयोग ने स्ट्रेटजी पेपर लॉन्च किया, आप अखबार में देख सकते हैं, इंटरनेट पे, जिसमें कहा जा रहा है कि MSP खत्म कर दी जानी चाहिए, कुछ और प्राइसिंग लाना चाहिए। तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर हैं। लेट श्री अरुण जेटली जी लॉन्च कर रहे हैं, अमिताभ कांत जो अभी भी नीति आयोग के बड़े अफसर हैं, CEO टाइप से कुछ हैं, वो भी जाकर उस पेपर को लॉन्च कर रहे हैं। तो सरकार कैसे कह सकती है कि हमारा वो इरादा नहीं, उसकी सोच का वो हिस्सा है। इसलिए सरकार को थोड़े और ईमानदारी से बातों को बताना चाहिए था किसानों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना बड़ा बदलाव कर रहे थे, तो लॉकडाउन के बहाने क्यों कर रहे हैं? जब लॉकडाउन खुल जाता तब करते आप। जब संसद चलती, खूब बातें होती उसके बारे में, किसानों को पता होता, तो उस कानून के बारे में देश के किसानों को बताया ही नहीं गया, इसीलिए आंदोलन लेट से हुआ। पंजाब के किसान भी देर से जाने। अजीत अखबार में सरगोशियां एक कॉलम आता है जी,
तो उसके पत्रकार ने बताया कि उन्होंने 6 जून को ही आर्टिकल लिखा था कि ये गड़बड़ है, लेकिन तब भी लोगों को ड्राफ्ट देखने में, अध्यादेश का मसौदा देखने में बहुत समय लग गया। तो चुपचाप अंधेरे में करने का काम तो सरकार ने किया। नहीं, अब होगा क्या रवीश जी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रद्द ही करवाओ, कुछ लोग उनमें से ये भी कहते हैं कि अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। सरकार रद्द नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता कि अमेंडमेंट के बारे में भी मुझे नहीं लगता कि हमें शायद यहाँ से जाना पड़ेगा जी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सरकार पीछे हटेगी, क्योंकि वो किसी मामले में लंकेश जी पीछे नहीं आए। देखता हूँ पंजाब और देश के किसानों का ये इम्तहान है, और ये बड़ा दुख की बात है कि उन्हें छोटे किसान और बड़े किसान में बांट दिया गया है, अमीर किसान और गरीब किसान में बांटा जा रहा है, जबकि किसान जो है वो अमीर नहीं है। पंजाब का किसान ठीक ठाक है, खा पी लेता है, अपना काम चला लेता है, पर वो भी बहुत तकलीफ में है पंजाब का किसान। तो ये बंटवारा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए लंकेश जी मुझे लगता है कि ये बहुत दुख की बात है। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। सर साथ साथ में इस तरफ आ जाते हैं। तो मेरा सवाल सर ये है कि बड़े ही आपने जिस तरीके से बोला कि नहीं पीछे हटेगी सरकार, जो किसान वहां पे बैठे हुए हैं उनमें एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही उबलता हुआ खून है कि पीछे हटवा के मानेंगे, तो ये कहां पर आकर के तालमेल बैठेगा? अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई बीच का बिंदु ढूंढा जाता है, देखते हैं, पर जो अनुभव रहा है उसमें सरकार को पीछे नहीं हटी। अब देखना चाहता हूँ कि क्या किसान वहां तक लड़ाई ले जाएंगे। सीए में क्या हुआ, कितने महीने तक चला, देखिए उसके समानांतर वो गोली मारने के नारे चल रहे थे इस देश में, तो किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं, मंत्री तक गोली मारने के नारे लगा रहे थे। तो आपको लगता है कि उसमें इतनी संवेदना होगी कि वो किसानों की बात मानेगी? मान लेगी तो मैं कहूँगा अच्छा करेगी। शाहीन बाग की दादी जी कल गई थी मिलने उनसे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोविड के कारण उन्हें नहीं जाना चाहिए था जी हाँ, पर वो पत्र लिखकर अपना समर्थन दे सकती थी। समर्थन जरूर देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें समर्थन देने के लिए पंजाब से लोग आए थे। पंजाब के इस आंदोलन से पूरे देश भर में किस तरह का कह सकते हैं कि मैसेज है। देखिए क्या है ना कि जब पंजाब उतरता है ना, वो नाराजगी लेके नहीं उतरता, बहुत ही खुले दिल को लेकर उतरता है कि आओ जी, खाओ जी, रोटियां खाओ। वो खुद भी खा रहा है, सड़क पर है, दूसरे को भी खिला रहा है। तो ये पंजाब है, इसलिए आप उसके आंदोलन में ना एक चिंता देखेंगे, धीरज देखेंगे, पर बहुत अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड एंगर नहीं देखेंगे कि जला दो, मिटा दो, इस टाइप की बातें वो नहीं करेंगे। पंजाब के लोगों ने बहुत देखा है, ऐतिहासिक रूप से बहुत सहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार पंजाब को निराश नहीं करेगी और देश के किसानों को निराश नहीं करेगी, लेकिन आप पंजाब के किसानों का दिल तोड़कर देश के किसानों का दिल मजबूत नहीं कर सकते। उनका भी दिल टूट गया। पंजाब के किसानों की कद्र नहीं रही इस देश में, तो देश के बाकी किसानों को भी समझ लेना चाहिए कि उनकी भी कद्र समाप्त हो गई, क्योंकि वो इस देश के किसानों के मुकुट हैं। हमारे जो सिख किसान भाई हैं, वो इस देश के किसानों का, जिसकी तस्वीर कई तरह की है, दबे कुचले की है, गरीब की है, आत्महत्या करने वाले किसान की है, कुछ अच्छा बिजनेस करने वाले किसान की है, उस कई तरह के किसानों का मुकुट है पंजाब का किसान। अगर उस मुकुट को आप जूतों से रौंद सकते हैं, दिल्ली आने से पहले उसे जूतों से ठुकरा सकते हैं, तो देश के किसानों को समझ लेना चाहिए कि जब उनका मुकुट नहीं रहा, तो किसान होने का ताज उनका हमेशा के लिए चला जाएगा। सर कलम होंगे कल उनके यहाँ जिनके मुंह में अभी ज़बां बाकी है। पंजाब दे किसान, पंजाब नहीं कहांगा, किसान नहीं कहांगा, पूरी पंजाबीयत जिहड़ी हैगी है ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੌਸਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਕਦੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।
शुक्रिया। रोजाना स्पोक्समैन देना। थैंक यू सर, थैंक यू। पंजाब के लोग भले ही कनाडा चले, भले ही अमेरिका चले गए, न्यू जर्सी में घर बना लिया या न्यूयॉर्क में होटल बना लिया, मगर वो अपने खेत और किसान से दूर नहीं है। ये बहुत सुंदर है। पंजाब की औलादें, उनमें वो वाकई में फौलादें हैं। पंजाब से आए किसानों को, हरियाणा से आए किसानों को पता चल गया पहले ही दिन में कि उनकी पहली लड़ाई सरकार से शुरू होने से पहले मीडिया से शुरू हो चुकी है। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी। हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 10-12 न्यूज चैनल है और वो बड़ी संख्या में, उसमें अखबार है। हिंदी का सबसे बड़ा अखबार छाप देता है, वहाँ खालिस्तान के समर्थक में नारे लगाएगा। कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, कितने लोग जमाने तक जेल में रहे, तब जाकर हमें समझ में आया कि हमें लोकतंत्र कैसा बनाएं। और उस लोकतंत्र को इन न्यूज चैनलों और अखबारों के जरिए खत्म कर दिया। और इसकी दुनिया में कोई औकात नहीं। ये तो वही बात हो गई, 84 वाली बात हो गई कि हर सिख को देखकर आप कहते थे ये आतंकवादी है। ये उसी का फायदा उठाया जा रहा है ना, जिस तरह से हर मुसलमान को देखकर आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। खाना नहीं था तो गुरुद्वारे वाले खिलाए, तो वो कैसे खिलाए? मतलब वही जी रोज खाना लेकर आ जाते हैं, हमें खिला जाते हैं। गुरुद्वारों को किसी ने कहा था तो मुझे लगा कि इस दिल्ली में लोकतंत्र की जो आवाजें उठती हैं, उसको सब्सिडी हमारे गुरुद्वारा की है ना। बॉलीवुड के ज्यादातर जो कलाकार हैं, जो गायक, कुछ को अगर आप छोड़ दें जी, उनमें बहुत हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, डरपोक लोग होते हैं। जो लोकप्रिय हैं, चाहे वो म्यूजिक वीडियो में है, चाहे वो फिल्में बनाते हैं, चाहे बबू मान हो, चाहे वीर सिंह हो, चाहे जसवीर सिंह जस्सी हो, चाहे कमर ग्रेवाल साहब हो, कोई भी हो, सब गा रहे हैं। सब किसानों के लिए गा रहे हैं और किसानों के आंदोलन को जोश बढ़ा रहे हैं। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ 17 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਬਰਨ ਉਤਾਰੇ, ਕਲਮ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਵੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰੇ, ਜੋ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਕੋਵੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, BMW ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਓ। शख्सियत नहीं है, अपने आप दे विच एक संस्थान है। रविश कुमार जी मेरे नाल है। रविश जी बहुत बहुत स्वागत है रोजाना स्पोक्समैन। लंकेश और आपकी टीम को, और आप लोगों ने आज इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई, पर कोई बात नहीं। जैसा कि आपने ठीक ही कहा कि हम पार्किंग में खड़े हैं और गाड़ी नहीं है। और मेरे बारे में काफ़ी अफवाहें भी चलती हैं कि मेरे पास कई गाड़ियाँ हैं और वैसी गाड़ियाँ हैं। मैं कोई 12-13 साल पुरानी गाड़ी में चलता हूँ। किसानी आंदोलन से शुरुआत करना चाहूँगा रवि जी, क्योंकि एक लहर चल रही है। लहर ये चल रही है कि वो भाजपा की सरकार जो केंद्र में बैठती है, कहीं ना कहीं किसानों के आगे उसको झुकना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है, मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन बेसिट्टा कहते हैं हम पंजाबी में, जिसका कोई बाद में नतीजा निकलता नहीं है। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला हिसाब है। किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? पिछले 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी भी आंदोलन के दबाव में प्रमुख रूप से उन्होंने कानून में बदलाव किया। कानून बनाने के बाद तो वो जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं
जैसे नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट हाँ। एक्ट को लेकर जब देश भर में आंदोलन हुआ तो बहुत आराम से गोदी मीडिया को आगे खड़ा करके और अपनी पार्टी के लोगों को खड़ा करके उस आंदोलन को मान्यता भी नहीं दी गई, कुचल भी दिया गया और बाद में तरह तरह से हिंसा फैलाने के आरोप में उन्हें जेल भी बंद कर दिया। बिल्कुल। लेकिन कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंफ्यूजन वाला भी बयान वो बहुत पहले से देते रहे। अगर आप इंटरनेट पर बिल्कुल। देखेंगे तो उनको हर कोई जो भी सवाल करता है वो कंफ्यूजन में नजर आता है। जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत ज़्यादा पीछे हटेगी, क्योंकि वो अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गई है। उसके पास पता है कि सैकड़ों की संख्या में टेलीविज़न चैनल की फौज है और वो उसकी पार्टी का ज़्यादा काम करती है। वो चैनल जिस तरह से किसान जमा हुए तो हमारे किसानों को खालिस्तानी कह देना, आतंकवादी कह देना, किसी ने जाकर बिरयानी खिला दी तो कह देना कि वहाँ बिरयानी का भोज चल रहा है, वो मर जाएं। उनको सवाल ये करना चाहिए था कि हमारे किसान वहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं और उन तक सरकार क्यों नहीं जा रही है कि हमारा किसान मर जाएगा। उल्टा वो पूछ रहे हैं कि वो खाना क्यों खा रहे हैं, वो कपड़े क्यों पहन रहे हैं, वो गरीब क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब वो किसान नहीं है। तो अब बताइए मुझे कि ऐसे हालात में किसी सरकार को क्या फर्क पड़े। वो तो कानून के बारे में बता भी नहीं रहे। वो कम से कम सरकार की तरफदारी में यही कहानियां ढूंढ कर ले आते कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कौन सा किसान अमीर हो गया, प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट व्यापारियों को बेचकर कौन सा धान का किसान अमीर हो गया, कौन सा धान गेहूं का किसान प्राइवेट व्यापारियों के हाथों बेचकर ज्यादा पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कमा रहा। तो तारीफ होती सरकार की, पर उन्हें मालूम है कि ये हकीकत तो है नहीं, तो लाएंगे क्या। पर रवि जी ये है क्या? गुरुपुरब के दिन हमारे प्रधानमंत्री, जिनके लिए हमारे किसानों के दिलों में भी बहुत ज़्यादा सत्कार है, वो ट्वीट करके ये बोलते हैं कि मैं श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में नमन करता हूँ, लेकिन नज़र नहीं आएंगे। ट्वीट तो वो किसी भी चीज़ में कर देते हैं। जब से ये पार्टी सरकार में या सत्ता में आई है, उसने एक नया चलन शुरू किया। इनके मंत्रियों के ट्विटर हेडलाइन पर जाकर देखिए तो हर रोज़ किसी न किसी महात्मा, किसी न किसी महापुरुष, किसी न किसी धर्म पुरुष, किसी न किसी देवी देवता का की जयंती, पुण्यतिथि, तिथि, पूजा, प्रकट दिवस, ये सब मनाते रहते हैं रोज और कहेंगे कि हम इन्हीं की प्रेरणा से काम में तमाम महापुरुषों की एक भी प्रेरणा नहीं झलकेगी, आपको एक भी नहीं लगेगा। अगर आप कल्पना करें कि आप गुरु नानक जी होते तो क्या करते, गुरु नानक जी होते तो बात करते, बिल्कुल बिल्कुल। भाई उन्होंने जिस सिख धर्म की स्थापना की है वो सभी धर्मों के संवाद का एक चरम रूप है। बिल्कुल। तो वो संवाद करने जाते, वो बात करने जाते किसानों से, वो ट्वीट नहीं करते। तो गुरु पर्व के दिन भी कम से कम उनको किसानों की कदर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। पहले तमाम आंदोलन होते थे तो किसान नेताओं को प्रधानमंत्री से मिलाया जाता था। बिल्कुल। तस्वीरें हैं। ये क्या बात हो गई साहब कि आप पहले कहते हैं बीजेपी के लोग मिलेंगे, फिर कहते हैं हमारे मंत्री मिलेंगे, फिर कहते हैं आप सचिव मिलेंगे, प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री अब सबसे ऊपर हो गए हैं। उनको लगता है कि किसानों के खातों में 2000 रुपए भेजकर हम किसानों को खरीद लेंगे। हो सकता है कि वो सही हो अपने अनुभव में, अपने तजुर्बे में। अब ये तो गलत किसानों को साबित करना है, वो तो सही साबित हो ही जाता है क्योंकि किसानों का भी समर्थन उनको मिलता ही है। आप सिंघू बॉर्डर जाएंगे, आप कुंडली बॉर्डर जाएंगे, आपके हाथ में नेशनल मीडिया का जब माइक होता है तो वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर लोग ये बोलते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आपको लोगों के साथ मुखातिब करवाने का एक कारण, एक वजह ये भी थी कि ये जो अल्फाज है, ये जो नामकरण किया गया था गोदी मीडिया का, ये कहीं ना कहीं आपसे शुरुआत हुई थी इस चीज़ की। और आज की डेट में लोग इतने ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो चुके हुए हैं, क्रांतिकारी हो चुके हुए हैं कि वो देखते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। सर एक वक्त था जब पत्रकार जब बाहर जाया करते थे इज्जत मिलती थी, लोग बिठा के चाय पिलाया करते थे, और आज की डेट में यकीन उठ जाना, ये क्या, ये सिनेरियो किस तरह से है? देखिए मैंने लंकेश जी आपके दर्शकों को भी बता दूं कि मैंने किसी भावना में आकर गोदी मीडिया नाम नहीं दिया जी। और अब पंजाब के किसानों ने भी देख लिया। 17 सितंबर को देश के नौजवानों ने देखा जब अपनी सरकारी परीक्षाओं को लेकर ट्विटर पर आंदोलन चला जी। 30 लाख 35 लाख ट्वीट करने के बाद भी उन्हें ढंग की कवरेज नहीं मिली। और यही कहा गया कि विपक्ष भड़का रहा। क्या विपक्ष किसी आंदोलन के साथ हो जाएगा तो आंदोलन जीरो माना जाए? तो फिर विपक्ष क्यों है?
वो क्या करेगा विपक्ष? उसका तो यही काम है कि जो जनता के सवाल उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इस मीडिया के आतंक के दबाव में देखिए कोई वहाँ विपक्ष का नेता नहीं जा रहा कि उस आंदोलन की मान्यता खत्म हो जाएगी। तो ये मान्यता कौन खत्म कर रहा है? ये मान्यता खत्म कर रहा है गोदी मीडिया। वो जो 4, 10, 12 न्यूज चैनल है और वो बड़ी संख्या में उसमें अखबार है, हिंदी का सबसे बड़ा अखबार छाप देता है, वहाँ खालिस्तान के समर्थक में नारे लगाए गए, कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। ये तो वही बात हो गई 84 वाली बात हो गई कि हर सिख को देखकर आप कहते थे ये आतंकवादी है। ये उसी का फायदा उठाया जा रहा है ना, जिस तरह से हर मुसलमान को देखकर आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। सर ये भावना कैसे बदलेगी जो पंजाब में नहीं कहा था? देखिए गोदी मीडिया मैंने इसलिए कहा था, हिंदुस्तान की जनता चाहे वो किसी भी कौम की हो, चाहे वो किसी भी इलाके की हो, चाहे वो किसी भी कोई भी भाषा बोलती हो, आज ना कल इस बात को महसूस करेगी कि इस टेलीविजन चैनलों ने और अखबारों ने मिलकर भारत के लोकतंत्र का नरसंहार किया, जिनोसाइड किया है यहाँ के डेमोक्रेटिक स्पिरिट। किसी भी उठने वाले सवाल को ये लोग इसी तरह से लांछित करते हैं, उनको बदनाम करते हैं कि ये गुंडे हैं, अवार्ड वापस करने आ गए हैं, तो नक्सल हैं, तो ये हैं, तो वो हैं, और सरकार सपोर्ट करती है। सरकार कैसे सपोर्ट करती है? कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि इन किसान आंदोलन से जुड़े लोगों पर कई तरह के मुकदमे कर दिए जाएंगे, अकेले लोग परेशान होते रहेंगे, किसी को जेल कर दिया जाएगा, आसपास हिंसा करा दी जाएगी, किसी को वहाँ प्लांट कर दिया जाएगा, वो अनाप शनाप बोल देगा, उसको लेकर टीवी चैनलों में बहस होगी। ये सब होने वाला है। यही सब पहले के आंदोलनों में होता रहा, लेकिन हमारे किसान भाई नहीं देख पाए कि उनके इस समर्थन के बदले में इस देश के साथ क्या हो रहा है। ये आप नहीं देखते। आज एक 83 साल के व्यक्ति जिसे पार्किंसन, उन्हें पानी पीने के लिए, स्प्रे देने के लिए अदालत को क्या कई दौर में सुनवाई करनी चाहिए, या वो कुछ सेकंड का मामला होना चाहिए, या वो मामला अदालत तक जाना ही नहीं चाहिए? जो अफसर देख रहा है, मानवता के आधार पर उसको पानी और खाने का इंतजाम कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देश में ये हालत हो गई। गोदी मीडिया जो है, ये आज बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने नारे लगाए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने हिंसा नहीं की पत्रकारों को। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता को आज न कल सरकार से लड़ने से पहले अब मीडिया से लड़ना पड़ेगा। पंजाब से आए किसानों को, हरियाणा से आए किसानों को पता चल गया पहले ही दिन में कि उनकी पहली लड़ाई सरकार से शुरू होने से पहले मीडिया से शुरू हो चुकी है। सर एक चीज और बताइए, फील्ड पे जो रिपोर्टर है कसूरवार वो है या जो पीछे से लगाम चलती है? जो मालिक लोग हैं वो कसूरवार। ये समझाना पड़ेगा लोगों को भी। में ऐसे लोग भी आ गए हैं जो पार्टी की तरह से मोटिवेटेड हो गए, दोनों बात। लेकिन उसे इस तरह से मजबूर किया जा रहा है। अभी भी 90% पत्रकार पत्रकारिता करना चाहता है, वो लोगों की बात को रखना चाहता है, पर कितने लोग बात बात में अपनी नौकरी गंवाते हैं। इस देश में तालाबंदी के दौरान ऐसे ही बहुतों की नौकरियां चली, और एक सामान्य सा रिपोर्टर कितने बार इस्तीफा दिया। तो इसलिए आप जिन चैनलों को देखते हैं, उन अखबारों को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से अपना 200 रुपया खर्च करना चाहिए। मैं अब कोई अखबार नहीं लेता, कोई टीवी चैनल नहीं देखता। मैं सबसे कहता हूं कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं बिना हाथ और पांव हिलाए, तो न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए। खासकर ये जो जितने नेशनल चैनल है, कई राज्यों के चैनल भी वही काम करते हैं। इससे अच्छा काम मैं क्या बता सकता हूँ? आप देश की सेवा करना चाहते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। मैंने कहा मैं ऐसा काम बताऊंगा जिसमें आपको हाथ और पांव दोनों नहीं हिलाने पड़े। आप न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो और इन अखबारों को पढ़ना बंद कर दो। ये जो 200 रुपया है किसी गरीब को दे दो, तो देश की सेवा हो जाएगी। क्योंकि ये लोग इस देश के अर्जित, हमारा लोकतंत्र है, बहुत मेहनत से मिला है। 150 साल तक कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, कितने लोग जमाने तक जेल में रहे, तब जाकर हमें समझ में आया कि हमें लोकतंत्र कैसा बनाएं, और उस लोकतंत्र को इन न्यूज़ चैनलों और अखबारों के जरिए खत्म कर दिया जाए। और इसकी दुनिया में कोई औकात है? आप देखिए, इसकी कोई साख है इस मीडिया की? जो गिनती गिनी जाती है प्रेस फ्रीडम की इस हिंदुस्तान की दुनिया में, वो कितनी नीचे है? बहुत। तो इसका मतलब है कि यहाँ की मीडिया में वो बात ही नहीं। तो जिस मीडिया में कोई इकबाल ना, कोई दम ना हो, उसकी मीडिया के लिए आप अपनी जेब से 200 रुपया खर्च कर रहे हैं, मतलब आप हत्यारे को पैसा कैसे दे सकते हैं? तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा क्या? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या? आपको सोर्स ऑफ मिस इंफॉर्मेशन मिल रहा है। आप अगर 4 महीने अखबार नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा दुनिया में तूफान आ जाए? झूठी खबरें पढ़ने से तो बच जाएंगे। उन्हें शर्म तो आएगी कि कोई नहीं पढ़ रहा तो आप खबरें छापो, नहीं तो नहीं बिकेगा अखबार, लोग छोड़ देंगे। कुछ तो आप दबाव बनाएंगे।
जब ये लोग मीडिया पर इतना दबाव बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं दबाव बना रहे मीडिया? ये जनता को आज न कल इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। रवि जी, आपने एक चीज बोली कि जो विपक्ष है, ऑपोजिशन है, अगर वो इन धरनों में जाता है, इन आंदोलनों में जाता है, प्रोटेस्ट में जाता है, तो गलत करार दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की गलती समझते हैं कि वो जाकर के क्रेडिट लेना चाहता है, श्रेय लेना चाहता है। जाना चाहिए, तो लोकतंत्र का पार्ट। आप ऐसे थोड़ी आपको श्रेय मिल जाए, आपको अपना मैनिफेस्टो में बताना पड़ेगा कि आप इस कानून के बारे में क्या कर रहे हैं। हाँ, कमिट करना पड़ेगा। तो जब विपक्ष नहीं जाएगा तो हमें कमिटमेंट कैसे मिलेगा? हमें तो चाहिए कि विपक्ष वहां जाए। ये बड़े शर्म की बात है कि विपक्ष के नेता और बड़े नेता वहां जा नहीं रहे, जबकि किसान यहाँ आ गए। तो किससे डर रहे हैं? क्या वो न्यूज चैनलों के डर से राजनीति छोड़ देंगे? सरकार ने तो अपनी राजनीति नहीं छोड़ी है। उन सबको किसानों के बीच जाना चाहिए, और नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि वे भी सरकार के साथ, ये किसानों के मुद्दों से सहमत नहीं, तभी आप नहीं जा रहे। आप अपनी राजनीति कीजिए, आप न्यूज चैनल से डर के राजनीति नहीं कर सकते। आपको जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसानों की बात सही है तो आप कमिटमेंट करें कि हमारी सरकारें जहां होंगी वहां हम ये नहीं करेंगे, और हमारी सरकारें जहां आ सकती हैं वहां हम ये नहीं करेंगे। तो विपक्ष को जाना चाहिए। विपक्ष का नहीं जाना उतना ही शर्मनाक है जितना सरकार का वहां नहीं जाना या वहां के लोगों से बात नहीं करना। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर, बॉलीवुड इंडस्ट्री, इतना बड़ा एक कैंपेन चल रहा हो, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा हो, प्रोटेस्ट चल रहा हो, और जिन्होंने इतनी शोहरत बटोर ली हो बॉलीवुड में, कोई वीडियोस कहीं से ले लेगा और लगा देगा और उसके बाद कहेगा कि नहीं जी ये एक, इसके पीछे एक अलग ही तरीका, अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा है। बॉलीवुड के ज़्यादातर जो कलाकार हैं, जो गायक, कुछ को अगर आप छोड़ दें जी, उनमें बहुत हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, डरपोक लोग होते हैं, और उनमें वो इकबाल भी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इस किसान आंदोलन ने पंजाब की किस खूबसूरती को पेश किया। पंजाब के जितने भी गायक जो लोकप्रिय हैं, चाहे वो म्यूजिक वीडियो में हैं, चाहे वो फिल्में बनाते हैं, चाहे बबू मान हो, चाहे वीर सिंह हो, चाहे जसबीर सिंह जस्सी हो, चाहे कमर ग्रेवाल साहब हो, कोई भी हो, सब गा रहे हैं। सब किसानों के लिए गा रहे हैं और किसानों के आंदोलन को जोश बढ़ा रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। पंजाब के किसान जो खिलाड़ी हैं वो इस आंदोलन की बात कर रहे हैं, पंजाब के जो छात्र बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पंजाब के लोग भले ही कनाडा चले गए, भले ही अमेरिका चले गए, न्यू जर्सी में घर बना लिया या न्यूयॉर्क में होटल बना लिया, मगर वो अपने खेत और किसान से दूर नहीं गए। ये बहुत सुंदर है। किसानों ने भले ही अपने कानून के लिए, अपनी चिंताओं के लिए कुछ हासिल ना किया हो, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चीज़ हासिल करके दुनिया को दिखा दी है। ये पंजाब है जिससे निकले, चाहे वो कोई गा रहा हो, चाहे वो खेल रहा हो। हरभजन सिंह ने भी बोला है, बिल्कुल। देखिए दिलजीत दोसांझ ने भी बोला है, सबने बोला है, ये पंजाब है। इसका मतलब पंजाब की औलादें, उनमें वो वाकई में फौलादे उनमें अपनी मिट्टी से प्यार है। अच्छा रवि जी, गांव के प्रति उनका जज्बा है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा कि कलाकार, फिल्म कलाकार पंजाबी भाषा की जुबान के लोग सामने आए। बहुत ही सुंदर चीज। रवि जी, जब बैरिकेड टूटने शुरू हुए और सड़कें तक तोड़ दी, बस्तर जैसे इलाकों में ये होता है, नक्सलवादियों उन लोगों के लिए वो सब चीजें होती हैं, जब किसान 70-80 सालों में ये कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन जब बैरिकेड टूटते हैं तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि फौलादी हैं, वहां की औलादें हैं, क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने देखा? मुझे बुरा लगा था कि पंजाब के लोग क्यों ही दिल्ली आते जाते रहते हैं, जब तक उनका तो पड़ोसी राज्य है, वो गेड़ियां करने चले आते हैं, निकलते सेक्टर 17 के लिए पहुंच जाते हैं रोहिणी, और पश्चिमी दिल्ली घूमकर कनाट प्लेस से लौट जाते हैं। वैसे लोग जिनका दिल्ली से इस तरह का ऑर्गेनिक रिश्ता हो और उनको रोकने के लिए आप रास्ते को गड्ढा कर दें, कंटेनर लगा दें, ये उनका अपमान किया गया है पंजाब के किसानों का। ये सिर्फ उनको रोका नहीं गया है, ये उन्हें बताया गया है कि एक जनता के तौर पर हम आपको कुछ नहीं समझते। और आप देखिए कि 26 नवंबर को उनको पहुंचना था, दो तीन दिन पहले से हमारे किसान भाई निकले हैं, अभी तक उनको पंजाब नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये बहुत ही
मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। ये नहीं होना चाहिए था इस देश में। और बुजुर्ग किसान लोग हैं, आ ही रहे थे, तो आप उनको किसी तरीके से, आपके पास हजार और तरीके थे कि किसानों को आप सड़क से हटाकर कहीं और ले आए। वैसे अभी तक उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, जबकि उन्हें उकसाने की बहुत कोशिश की, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया गया, तब भी नहीं वो गुस्सा किए और हिंसा की तरफ नहीं है। वो वही चाहते हैं कि कुछ गुस्से में कोई हिंसा कर दे, जिसमें दंगा एक्ट, फलाना एक्ट और पुलिस लाठीचार्ज करके वो सब जो CAA के बाद जो केसेस लगाए गए हैं वो इन पर भी लगा दिया गया। हमारी जो माताएं हैं वहां पर, जो जिन्हें हम बीबियां कहते हैं, वो वहां पर खाना बना रही हैं, वो तस्वीरें, वो चीजें देख करके किसी को खालिस्तानी कह देना, किसी को आतंकवादी करार कर देना, ये क्या? लेकिन हम हैरान नहीं हैं, क्योंकि ये तो वही कर रहे हैं इतने दिनों से। हर तरह के मीडिया, हर तरह की जनता को ये आतंकवादी ही तो बताते हैं, ये पाकिस्तान का समर्थक बताते हैं, पाकिस्तान के एजेंट बताते हैं। यही तो कर रहे थे 2014 के बाद से। और क्या हो रहा है इसके? लेखक को, कलाकार को जब बता सकते हैं, कविता लिखने वालों को बता सकते हैं नक्सलवादी, अर्बन नक्सल, तो किसान को क्यों नहीं बता सकते? सर, बता ही सकते हैं। पंजाब के लोगों में ना एक भावना तैरती है सर, वो कहते हैं कि हमारे साथ स्टेप मदर, मतरेई माँ जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, उस तरह का व्यवहार आज लोकतंत्र में ऐसी शिकायतें वाजिब हैं, क्योंकि ये लेन देन हर राज्य का केंद्र के साथ चलता है। लेकिन इस आंदोलन के समय जो उनके साथ बर्ताव हुआ वो बहुत दुखद है, वो नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि एक राज्य 10,000 करोड़ मांगता है, उसे 2,000 करोड़ रुपया दिया जाता है, लेकिन इस राज्य के आए हुए लोगों के साथ कम से कम दिल्ली को ये बर्ताव नहीं करना चाहिए। अभी पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो रकाबगंज के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के लोग जाकर वहाँ पर सबको खाना खिलाया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं गए, हिंदुओं के लिए भी गए, और दोनों तरफ से वो गालियाँ सुन रहे थे, लेकिन फिर भी खाना खिलाने का। इस देश में जो भी धरना प्रदर्शन करने आता है और रकाबगंज में जाकर लिखवा देता है कि उसके पास पैसे नहीं, तो जाने का भाड़ा भी दे दिया जाता है और खाना भी आता है। ये तो मेरे आँख से देखा हुआ था कि कई 100 लड़के आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं, हम तो आ गए थे, लेकिन आ गए तो जब खाना नहीं था तो गुरुद्वारे वाले खिलाए। तो वो कैसे खिलाए? मतलब वही जी रोज खाना लेकर आ जाते, हमें खिला जाते। गुरुद्वारों को किसी ने कहा था कि, तो मुझे लगा कि इस दिल्ली में लोकतंत्र की जो आवाजें उठती हैं उसको सब्सिडी हमारे गुरुद्वारा है ना, तो डेमोक्रेसी को सब्सिडाइज कर रहा है गुरुद्वारा हमारा। तो अब ये तो उस संस्कृति के लोग हैं, तो खाना बनाना, समर्थन देना, ये उनके जीवन का हिस्सा है। ये सुंदर बात है कि अपने परिवार के साथ आए, और जब परिवार के साथ आए हैं तब हमें थोड़ा और बड़े दिल के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। आप बातचीत ही कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको कहीं जमा करके आप बातचीत कर सकते हो, रामलीला मैदान में या किसी और जगह में जमा करके कर सकते हो। सड़कें खोद के उन्हें ये नहीं बताना चाहिए था कि दिल्ली आपकी है, ये गलत है। और टीवी चैनलों को लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश नहीं। गोरख पांडे साहब लिखते ने कि ये सरकारां दे कोल इन्नी धन, इन्नी दौलत, असला बरूद सब कुछ है, पर ये सरकारां फिर इन्हां निहत्थे गरीब लोगों के कोलों डरदियां क्यों है? ये डरदियां इस करके ने कि ये निहत्थे लोग एक दिन इन्हां दे कोलों डरना बंद कर देंगे। क्योंकि लकेश जी, हम लोग दूरी भी बना के रख रहे हैं, बिल्कुल, मास्क नहीं पहना हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मास्क पहनिए, मुझे बहुत चिंता होती है। लेकिन ये बात तो है कि सरकार ने जितनी बातें कही उस पर बहुत तरह के सवाल उठते हैं। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान है 2019 में कि APMC मंडी ख़त्म कर देनी चाहिए। 2018 में बाकायदा नीति आयोग ने स्ट्रेटजी पेपर लॉन्च किया, आप अखबार में देख सकते हैं, इंटरनेट पे, जिसमें कहा जा रहा है कि MSP खत्म कर दी जानी चाहिए, कुछ और प्राइसिंग लाना चाहिए। तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर हैं। लेट श्री अरुण जेटली जी लॉन्च कर रहे हैं, अमिताभ कांत जो अभी भी नीति आयोग के बड़े अफसर हैं, CEO टाइप से कुछ हैं, वो भी जाकर उस पेपर को लॉन्च कर रहे हैं। तो सरकार कैसे कह सकती है कि हमारा वो इरादा नहीं, उसकी सोच का वो हिस्सा है। इसलिए सरकार को थोड़े और ईमानदारी से बातों को बताना चाहिए था किसानों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना बड़ा बदलाव कर रहे थे, तो लॉकडाउन के बहाने क्यों कर रहे हैं? जब लॉकडाउन खुल जाता तब करते आप। जब संसद चलती, खूब बातें होती उसके बारे में, किसानों को पता होता, तो उस कानून के बारे में देश के किसानों को बताया ही नहीं गया। इसीलिए आंदोलन लेट से हुआ। पंजाब के किसान भी देर से जानते। अजीत अखबार में सरगोशियां एक कॉलम आता है जी,
तो उसके पत्रकार ने बताया कि उन्होंने 6 जून को ही आर्टिकल लिखा था कि ये गड़बड़ है, लेकिन तब भी लोगों को ड्राफ्ट देखने में, अध्यादेश का मसौदा देखने में बहुत समय लग गया। तो चुपचाप अंधेरे में करने का काम तो सरकार ने किया। नहीं, अब होगा क्या रवीश जी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रद्द ही करवाओ, कुछ लोग उनमें से ये भी कहते हैं कि अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। सरकार रद्द नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता कि अमेंडमेंट के बारे में भी मुझे नहीं लगता कि हमें शायद यहाँ से जाना पड़ेगा जी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सरकार पीछे हटेगी, क्योंकि वो किसी मामले में लंकेश जी पीछे नहीं आए। देखता हूँ पंजाब और देश के किसानों का ये इम्तहान है, और ये बड़ा दुख की बात है कि उन्हें छोटे किसान और बड़े किसान में बांट दिया गया है, अमीर किसान और गरीब किसान में बांटा जा रहा है। जबकि किसान जो है वो अमीर नहीं है। पंजाब का किसान ठीक ठाक है, खा पी लेता है, अपना काम चला लेता है, पर वो भी बहुत तकलीफ में है पंजाब का किसान। तो ये बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए लंकेश जी, मुझे लगता है कि ये बहुत दुख की बात है। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ साथ साथ में इस तरफ आ जाते हैं। तो मेरा सवाल सर ये है कि बड़े ही आपने जिस तरीके से बोला कि नहीं पीछे हटेगी सरकार, जो किसान वहां पे बैठे हुए हैं उनमें एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही उबलता हुआ खून है कि पीछे हटवा के मानेंगे। तो ये कहां पर आकर के तालमेल बैठेगा? अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई बीच का बिंदु ढूंढा जाता है, देखते हैं, पर जो अनुभव रहा है उसमें सरकार को पीछे नहीं हटी। अब देखना चाहता हूँ कि क्या किसान वहां तक लड़ाई ले जाएंगे। सीए में क्या हुआ, कितने महीने तक चला, देखिए उसके समानांतर वो गोली मारने के नारे चल रहे थे इस देश में। तो किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं, मंत्री तक गोली मारने के नारे लगा रहे थे। तो आपको लगता है कि उसमें इतनी संवेदना होगी कि वो किसानों की बात मानेगी? मान लेगी तो मैं कहूँगा अच्छा करेगी। शाहीन बाग की दादी जी कल गई थी मिलने उनसे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोविड के कारण उन्हें नहीं जाना चाहिए था। जी हाँ, पर वो पत्र लिखकर अपना समर्थन दे सकती थी। समर्थन जरूर देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें समर्थन देने के लिए पंजाब से लोग आए थे। पंजाब के इस आंदोलन से पूरे देश भर में किस तरह का कह सकते हैं कि वेव मैसेज है। देखिए क्या है ना कि जब पंजाब उतरता है ना, तो वो नाराजगी लेके नहीं उतरता, बहुत ही खुले दिल को लेकर उतरता है कि आओ जी, खाओ जी, रोटियां खाओ। वो खुद भी खा रहा है, सड़क पर है, दूसरे को भी खिला रहा है। तो ये पंजाब है, इसलिए आप उसके आंदोलन में ना एक चिंता देखेंगे, धीरज देखेंगे, और बहुत अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड एंगर नहीं देखेंगे कि जला दो, मिटा दो, इस टाइप की बातें वो नहीं करेंगे। पंजाब के लोगों ने बहुत देखा है, ऐतिहासिक रूप से बहुत सहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार पंजाब को निराश नहीं करेगी और देश के किसानों को निराश नहीं करेगी। लेकिन आप पंजाब के किसानों का दिल तोड़कर देश के किसानों का दिल मजबूत नहीं कर सकते। उनका भी दिल टूट गया। पंजाब के किसानों की कद्र नहीं रही इस देश में, तो देश के बाकी किसानों को भी समझ लेना चाहिए कि उनकी भी कद्र समाप्त हो गई, क्योंकि वो इस देश के किसानों के मुकुट हैं। हमारे जो सिख किसान भाई हैं, वो इस देश के किसानों का, जिसकी तस्वीर कई तरह की है, दबे कुचले की है, गरीब की है, आत्महत्या करने वाले किसान की है, कुछ अच्छा बिजनेस करने वाले किसान की है, उस कई तरह के किसानों का मुकुट है पंजाब का किसान। अगर उस मुकुट को आप जूतों से रौंद सकते हैं, दिल्ली आने से पहले उसे जूतों से ठुकरा सकते हैं, तो देश के किसानों को समझ लेना चाहिए कि जब उनका मुकुट नहीं रहा, तो किसान होने का ताज उनका हमेशा के लिए चला जाएगा। सर कलम होंगे कल उनके यहाँ जिनके मुंह में अभी ज़बां बाकी है। पंजाब दे किसान, पंजाब नहीं कहांगा, किसान नहीं कहांगा, पूरी पंजाबीयत जिहड़ी हैगी है ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੌਸਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਕਦੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।
शुक्रिया। रोज़ाना स्पोक्समैन देना। थैंक यू सर, थैंक यू। पंजाब के लोग भले ही कनाडा चले, भले ही अमेरिका चले गए, न्यू जर्सी में घर बना लिया या न्यूयॉर्क में होटल बना लिया, मगर वो अपने खेत और किसान से दूर नहीं है। ये बहुत सुंदर है। पंजाब की औलादें, उनमें वो वाकई में फौलादें हैं। पंजाब से आए किसानों को, हरियाणा से आए किसानों को पता चल गया पहले ही दिन में कि उनकी पहली लड़ाई सरकार से शुरू होने से पहले मीडिया से शुरू हो चुकी है। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 10-12 न्यूज चैनल है और वो बड़ी संख्या में, उसमें अखबार है। हिंदी का सबसे बड़ा अखबार छाप देता है, वहाँ खालिस्तान के समर्थक में नारे लगाएगा। कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, कितने लोग जमाने तक जेल में रहे, तब जाकर हमें समझ में आया कि हम एक लोकतंत्र कैसा बनाएं। और उस लोकतंत्र को इन न्यूज चैनलों और अखबारों के जरिए खत्म कर दिया जाए। और इसकी दुनिया में कोई औकात नहीं। ये तो वही बात हो गई, 84 वाली बात हो गई कि हर सिख को देखकर आप कहते थे ये आतंकवादी है। ये उसी का फायदा उठाया जा रहा है ना, जिस तरह से हर मुसलमान को देखकर आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। खाना नहीं था तो गुरुद्वारे वाले खिलाए, मुझे वो कैसे खिलाए? मतलब वही जी रोज खाना लेकर आ जाते हैं, हमें खिला जाते हैं। गुरुद्वारों को किसी ने कहा था तो मुझे लगा कि इस दिल्ली में लोकतंत्र की जो आवाजें उठती हैं उसको सब्सिडी हमारे गुरुद्वारा की है ना। बॉलीवुड के ज्यादातर जो कलाकार हैं, जो गायक, कुछ को अगर आप छोड़ दें जी, उनमें बहुत हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, डरपोक लोग होते हैं। जो लोकप्रिय हैं, चाहे वो म्यूजिक वीडियो में है, चाहे वो फिल्में बनाते हैं, चाहे बबू मान हो, चाहे वीर सिंह हो, चाहे जसबीर सिंह जस्सी हो, चाहे कमर ग्रेवाल साहब हो, कोई भी हो, सब गा रहे हैं। सब किसानों के लिए गा रहे हैं और किसानों के आंदोलन को जोश बढ़ा रहे हैं। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ 17 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਬਰਨ ਉਤਾਰੇ, ਕਲਮ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਵੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰੇ, ਜੋ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਕੋਵੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, BMW ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਓ। शख्सियत नहीं है, अपने आप दे विच एक संस्थान है। रविश कुमार जी मेरे नाल है। रविश जी, बहुत बहुत स्वागत है रोजाना स्पोक्समैन। लंकेश और आपकी टीम को, और आप लोगों ने आज इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई, पर कोई बात नहीं। जैसा कि आपने ठीक ही कहा कि हम पार्किंग में खड़े हैं और गाड़ी नहीं है। और मेरे बारे में काफ़ी अफवाहें भी चलती हैं कि मेरे पास कई गाड़ियाँ हैं और वैसी गाड़ियाँ हैं। मैं कोई 12-13 साल पुरानी गाड़ी में चलता हूँ। किसानी आंदोलन से शुरुआत करना चाहूँगा रवि जी, क्योंकि एक लहर चल रही है। लहर ये चल रही है कि वो भाजपा की सरकार जो केंद्र में बैठती है, कहीं ना कहीं किसानों के आगे उसको झुकना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है, मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन बेसिट्टा कहते हैं हम पंजाबी में, जिसका कोई बाद में नतीजा निकलता नहीं है। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला हिसाब है। किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? पिछले 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी भी आंदोलन के दबाव में प्रमुख रूप से उन्होंने कानून में बदलाव किया। कानून बनाने के बाद तो वो जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं
जैसे नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जब देश भर में आंदोलन हुआ तो बहुत आराम से गोदी मीडिया को आगे खड़ा करके और अपनी पार्टी के लोगों को खड़ा करके उस आंदोलन को मान्यता भी नहीं दी गई, कुचल भी दिया गया और बाद में तरह तरह से हिंसा फैलाने के आरोप में उन्हें जेल भी बंद कर दिया। बिल्कुल। लेकिन कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंफ्यूजन वाला भी बयान वो बहुत पहले से देते रहे। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो उनको हर कोई जो भी सवाल करता है वो कंफ्यूजन में नजर आता है जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत ज़्यादा पीछे हटेगी क्योंकि वो अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गई है। उसके पास पता है कि सैकड़ों की संख्या में टेलीविज़न चैनल की फौज है और वो उसकी पार्टी का ज़्यादा काम करती है। वो चैनल जिस तरह से किसान जमा हुए तो हमारे किसानों को खालिस्तानी कह देना, आतंकवादी कह देना, किसी ने जाकर बिरयानी खिला दी तो कह देना कि वहाँ बिरयानी का भोज चल रहा है, वो मर जाएं। उनको सवाल ये करना चाहिए था कि हमारे किसान वहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं और उन तक सरकार क्यों नहीं जा रही है कि हमारा किसान मर जाएगा। उल्टा वो पूछ रहे हैं कि वो खाना क्यों खा रहे हैं, वो कपड़े क्यों पहन रहे हैं, वो गरीब क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब वो किसान नहीं। तो अब बताइए मुझे कि ऐसे हालात में किसी सरकार को क्या फर्क पड़े। वो तो कानून के बारे में बता भी नहीं रहे। वो कम से कम सरकार की तरफदारी में यही कहानियां ढूंढ कर ले आते कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कौन सा किसान अमीर हो गया, प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट व्यापारियों को बेचकर कौन सा धान का किसान अमीर हो गया, कौन सा धान गेहूं का किसान प्राइवेट व्यापारियों के हाथों बेचकर ज्यादा पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कमा रहा। तो तारीफ होती सरकार पर उन्हें मालूम है कि ये हकीकत तो है नहीं, तो लाएंगे क्या। पर रवि जी ये है क्या? गुरुपुरब के दिन हमारे प्रधानमंत्री, जिनके लिए हमारे किसानों के दिलों में भी बहुत ज्यादा सत्कार है, वो ट्वीट करके ये बोलते हैं कि मैं श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में नमन करता हूँ, लेकिन नजर नहीं आएंगे। ट्वीट तो वो किसी भी चीज में कर देते हैं। जब से ये पार्टी सरकार में या सत्ता में आई है उसने एक नया चलन शुरू किया। इनके मंत्रियों के ट्विटर हेडलाइन पर जाकर देखिए तो हर रोज किसी ना किसी महात्मा, किसी ना किसी महापुरुष, किसी ना किसी धर्म पुरुष, किसी ना किसी देवी देवता का की जयंती, पुण्यतिथि, तिथि, पूजा, प्रकट दिवस, ये सब मनाते रहते हैं रोज और कहेंगे कि हम इन्हीं की प्रेरणा से काम में तमाम महापुरुषों की एक भी प्रेरणा नहीं झलकेगी, आप एक भी नहीं लगेगा। अगर आप कल्पना करें कि आप गुरु नानक जी होते तो क्या करते, गुरु नानक जी होते तो बात करते, बिल्कुल बिल्कुल। भाई उन्होंने जिस सिख धर्म की स्थापना की है वो सभी धर्मों के संवाद का एक चरम रूप है। बिल्कुल। तो वो संवाद करने जाते, वो बात करने जाते किसानों से, वो ट्वीट नहीं करते। तो गुरु पर्व के दिन भी कम से कम उनको किसानों की कदर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। पहले तमाम आंदोलन होते थे तो किसान नेताओं को प्रधानमंत्री से मिलाया जाता था। बिल्कुल। तस्वीरें हैं। ये क्या बात हो गई साहब कि आप पहले कहते हैं बीजेपी के लोग मिलेंगे, फिर कहते हैं हमारे मंत्री मिलेंगे, फिर कहते हैं आप सचिव मिलेंगे, प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री अब सबसे ऊपर हो गए हैं। उनको लगता है कि किसानों के खातों में 2000 रुपए भेजकर हम किसानों को खरीद लेंगे। हो सकता है कि वो सही हो अपने अनुभव में, अपने तजुर्बे में। अब ये तो गलत किसानों को साबित करना है, वो तो सही साबित हो ही जाता है क्योंकि किसानों का भी समर्थन उनको मिलता ही है। आप सिंघू बॉर्डर जाएंगे, आप कुंडली बॉर्डर जाएंगे, आपके हाथ में नेशनल मीडिया का जब माइक होता है तो वहां पर चिल्ला चिल्ला कर लोग ये बोलते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आपको लोगों के साथ मुखातिब करवाने का एक कारण, एक वजह ये भी थी कि ये जो अल्फाज है, ये जो नामकरण किया गया था गोदी मीडिया का, ये कहीं ना कहीं आपसे शुरुआत हुई थी इस चीज़ की। और आज की डेट में लोग इतने ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो चुके हुए हैं, क्रांतिकारी हो चुके हुए हैं कि वो देखते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। सर एक वक्त था जब पत्रकार जब बाहर जाया करते थे इज्जत मिलती थी, लोग बिठा के चाय पिलाया करते थे, और आज की डेट में यकीन उठ जाना, ये क्या, ये सिनेरियो किस तरह से है? देखिए मैंने लंकेश जी आपके दर्शकों को भी बता दूं कि मैंने किसी भावना में आकर गोदी मीडिया नाम नहीं दिया जी। और अब पंजाब के किसानों ने भी देख लिया। 17 सितंबर को देश के नौजवानों ने देखा जब अपनी सरकारी परीक्षाओं को लेकर ट्विटर पर आंदोलन चला जी। 30 लाख 35 लाख ट्वीट करने के बाद भी उन्हें ढंग की कवरेज नहीं मिली। और यही कहा गया कि विपक्ष भड़का रहा है। क्या विपक्ष किसी आंदोलन के साथ हो जाएगा तो आंदोलन जीरो माना जाएगा? तो फिर विपक्ष क्यों है?
वो क्या करेगा विपक्ष? उसका तो यही काम है कि जो जनता के सवाल उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इस मीडिया के आतंक के दबाव में देखिए कोई वहाँ विपक्ष का नेता नहीं जा रहा कि उस आंदोलन की मान्यता खत्म हो जाएगी। तो ये मान्यता कौन खत्म कर रहा है? ये मान्यता खत्म कर रहा है गोदी मीडिया। वो जो 4, 10, 12 न्यूज चैनल है और वो बड़ी संख्या में उसमें अखबार है, हिंदी का सबसे बड़ा अखबार छाप देता है, वहाँ खालिस्तान के समर्थक में नारे लगाएगा, कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। ये तो वही बात हो गई, 84 वाली बात हो गई कि हर सिख को देखकर आप कहते थे ये आतंकवादी है। ये उसी का फायदा उठाया जा रहा है ना, जिस तरह से हर मुसलमान को देखकर आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। सर ये भावना कैसे बदलेगी जो पंजाब में नहीं कहा था? देखिए गोदी मीडिया मैंने इसलिए कहा था, हिंदुस्तान की जनता चाहे वो किसी भी कौम की हो, चाहे वो किसी भी इलाके की हो, चाहे वो किसी भी कोई भी भाषा बोलती हो, आज ना कल इस बात को महसूस करेगी कि इस टेलीविजन चैनलों ने और अखबारों ने मिलकर भारत के लोकतंत्र का नरसंहार किया, जिनोसाइड किया है यहाँ के डेमोक्रेटिक स्पिरिट। किसी भी उठने वाले सवाल को ये लोग इसी तरह से लांछित करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, ये गुंडे हैं, अवार्ड वापस करने आ गए हैं, तो नक्सल हैं, तो ये हैं, तो वो हैं, और सरकार सपोर्ट करती है। सरकार कैसे सपोर्ट करती है? कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि इन किसान आंदोलन से जुड़े लोगों पर कई तरह के मुकदमे कर दिए जाएंगे, अकेले लोग परेशान होते रहेंगे, किसी को जेल कर दिया जाएगा, आसपास हिंसा करा दी जाएगी, किसी को वहाँ प्लांट कर दिया जाएगा, वो अनाप शनाप बोल देगा, उसको लेकर टीवी चैनलों में बहस होगी। ये सब होने वाला है। यही सब पहले के आंदोलनों में होता रहा, लेकिन हमारे किसान भाई नहीं देख पाए कि उनके इस समर्थन के बदले में इस देश के साथ क्या हो रहा है। ये आप नहीं देख। आज एक 83 साल के व्यक्ति जिसे पार्किंसन, उन्हें पानी पीने के लिए, स्प्रे देने के लिए अदालत को क्या कई दौर में सुनवाई करनी चाहिए, या वो कुछ सेकंड का मामला होना चाहिए, या वो मामला अदालत तक जाना ही नहीं चाहिए? जो अफसर देख रहा है, मानवता के आधार पर उसको पानी और खाने का इंतजाम कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देश में ये हालत हो गई। गोदी मीडिया जो है, ये आज बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने नारे लगाए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने हिंसा नहीं की पत्रकारों को। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता को आज न कल सरकार से लड़ने से पहले अब मीडिया से लड़ना पड़ेगा। पंजाब से आए किसानों को, हरियाणा से आए किसानों को पता चल गया पहले ही दिन में कि उनकी पहली लड़ाई सरकार से शुरू होने से पहले मीडिया से शुरू हो चुकी है। सर एक चीज और बताइए, फील्ड पे जो रिपोर्टर है कसूरवार वो है या जो पीछे से लगाम चलती है? जो मालिक लोग हैं वो कसूरवार। ये समझाना पड़ेगा लोगों को भी। में ऐसे लोग भी आ गए हैं जो पार्टी की तरह से मोटिवेटेड हो गए, दोनों बात। लेकिन उसे इस तरह से मजबूर किया जा रहा है। अभी भी 90% पत्रकार पत्रकारिता करना चाहता है, वो लोगों की बात को रखना चाहता है, पर कितने लोग बात बात में अपनी नौकरी गंवाते हैं। इस देश में तालाबंदी के दौरान ऐसे ही बहुतों की नौकरियां चली, और एक सामान्य सा रिपोर्टर कितने बार इस्तीफा दिया। तो इसलिए आप जिन चैनलों को देखते हैं, उन अखबारों को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से अपना 200 रुपया खर्च करना चाहिए। मैं अब कोई अखबार नहीं लेता, कोई टीवी चैनल नहीं देखता। मैं सबसे कहता हूं कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं बिना हाथ और पांव हिलाए, तो न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए। खासकर ये जो जितने नेशनल चैनल है, कई राज्यों के चैनल भी वही काम करते हैं। इससे अच्छा काम मैं क्या बता सकता हूँ? आप देश की सेवा करना चाहते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने कहा मैं ऐसा काम बताऊंगा जिसमें आपको हाथ और पांव दोनों नहीं हिलाने पड़े। आप न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो और इन अखबारों को पढ़ना बंद कर दो। ये जो 200 रुपया है किसी गरीब को दे दो, तो देश की सेवा हो जाएगी। क्योंकि ये लोग इस देश के अर्जित, हमारा लोकतंत्र है, बहुत मेहनत से मिला है। 150 साल तक कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, कितने लोग जमाने तक जेल में रहे, तब जाकर हमें समझ में आया कि हमें लोकतंत्र कैसा बनाएं, और उस लोकतंत्र को इन न्यूज़ चैनलों और अखबारों के जरिए खत्म कर दिया जाए। और इसकी दुनिया में कोई औकात है? आप देखिए, इसकी कोई साख है इस मीडिया की? जो गिनती गिनी जाती है प्रेस फ्रीडम की इस हिंदुस्तान की दुनिया में, वो कितनी नीचे है? बहुत। तो इसका मतलब है कि यहाँ की मीडिया में वो बात ही नहीं। तो जिस मीडिया में कोई इकबाल ना, कोई दम ना हो, उसकी मीडिया के लिए आप अपनी जेब से 200 रुपया खर्च कर रहे हैं, मतलब आप हत्यारे को पैसा कैसे दे सकते हैं? तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा क्या? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या? आपको सोर्स ऑफ मिस इंफॉर्मेशन मिल रहा है। आप अगर 4 महीने अखबार नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा दुनिया में तूफान आ जाए? झूठी खबरें पढ़ने से तो बच जाएंगे। उन्हें शर्म तो आएगी कि कोई नहीं पढ़ रहा तो आप खबरें छापो, नहीं तो नहीं बिकेगा अखबार, लोग छोड़ देंगे। कुछ तो आप दबाव बनाएंगे।
जब ये लोग मीडिया पर इतना दबाव बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं दबाव बना रहे मीडिया? ये जनता को आज न कल इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। रवि जी, आपने एक चीज़ बोली कि जो विपक्ष है, ऑपोजिशन है, अगर वो इन धरनों में जाता है, इन आंदोलनों में जाता है, प्रोटेस्ट में जाता है, तो गलत करार दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की गलती समझते हैं कि वो जाकर के क्रेडिट लेना चाहता है, श्रेय लेना चाहता है। जाना चाहिए तो लोकतंत्र का पार्ट। आप ऐसे थोड़ी आपको श्रेय मिल जाए, आपको अपना मैनिफेस्टो में बताना पड़ेगा कि आप इस कानून के बारे में क्या कर रहे हैं। हाँ, कमिट करना पड़ेगा। तो जब विपक्ष नहीं जाएगा तो हमें कमिटमेंट कैसे मिलेगा? हमें तो चाहिए कि विपक्ष वहां जाए। ये बड़े शर्म की बात है कि विपक्ष के नेता और बड़े नेता वहां जा नहीं रहे, जबकि किसान यहाँ आ गए। तो किससे डर रहे हैं? क्या वो न्यूज चैनलों के डर से राजनीति छोड़ देंगे? सरकार ने तो अपनी राजनीति नहीं छोड़ी है। उन सबको किसानों के बीच जाना चाहिए, और नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि वे भी सरकार के साथ, ये किसानों के मुद्दों से सहमत नहीं, तभी आप नहीं जा रहे। आप अपनी राजनीति कीजिए। आप न्यूज चैनल से डर के राजनीति नहीं कर सकते। आपको जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसानों की बात सही है तो आप कमिटमेंट करें कि हमारी सरकारें जहां होंगी वहां हम ये नहीं करेंगे, और हमारी सरकारें जहां आ सकती हैं वहां हम ये नहीं करेंगे। तो विपक्ष को जाना चाहिए। विपक्ष का नहीं जाना उतना ही शर्मनाक है जितना सरकार का वहां नहीं जाना या वहां के लोगों से बात नहीं करना। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर, बॉलीवुड इंडस्ट्री, इतना बड़ा एक कैंपेन चल रहा हो, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा हो, प्रोटेस्ट चल रहा हो, और जिन्होंने इतनी शोहरत बटोर ली हो बॉलीवुड में, कोई वीडियोस कहीं से ले लेगा और लगा देगा और उसके बाद कहेगा कि नहीं जी ये एक, इसके पीछे एक अलग ही तरीका, अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा है। बॉलीवुड के ज़्यादातर जो कलाकार हैं, जो गायक, कुछ को अगर आप छोड़ दें जी, उनमें बहुत हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। डरपोक लोग होते हैं और उनमें वो इकबाल भी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इस किसान आंदोलन ने पंजाब की किस खूबसूरती को पेश किया। पंजाब के जितने भी गायक जो लोकप्रिय हैं, चाहे वो म्यूजिक वीडियो में है, चाहे वो फिल्में बनाते हैं, चाहे बबू मान हो, चाहे वीर सिंह हो, चाहे जसवीर सिंह जस्सी हो, चाहे कंवर ग्रेवाल साहब हो, कोई भी हो, सब गा रहे हैं। सब किसानों के लिए गा रहे हैं और किसानों के आंदोलन को जोश बढ़ा रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात। पंजाब के किसान जो खिलाड़ी हैं वो इस आंदोलन की बात कर रहे हैं, पंजाब के जो छात्र बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पंजाब के लोग भले ही कनाडा चले, भले ही अमेरिका चले गए, न्यू जर्सी में घर बना लिया या न्यूयॉर्क में होटल बना लिया, मगर वो अपने खेत और किसान से दूर नहीं गए। ये बहुत सुंदर। किसानों ने भले ही अपने कानून के लिए, अपनी चिंताओं के लिए कुछ हासिल ना किया हो, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चीज़ हासिल करके दुनिया को दिखा दी है। ये पंजाब है। इससे निकले, चाहे वो कोई गा रहा हो, चाहे वो खेल रहा हो। हरभजन सिंह ने भी बोला है, बिल्कुल। देखिए दिलजीत दोसांझ ने भी बोला है, सबने बोला है, ये पंजाब है। इसका मतलब पंजाब की औलादें, उनमें वो वाकई में फौलादें, उनमें अपनी मिट्टी से प्यार है। अच्छा रवि जी, गांव के प्रति उनका जज्बा है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा कि कलाकार, फिल्म कलाकार पंजाबी भाषा की जुबान के लोग सामने आए। बहुत ही सुंदर चीज। रवि जी, जब बैरिकेड टूटने शुरू हुए और सड़कें तक तोड़ दी, बस्तर जैसे इलाकों में ये होता है, नक्सलवादियों, उन लोगों के लिए वो सब चीजें होती हैं जब किसान 70-80 सालों में ये कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन जब बैरिकेड टूटते हैं तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि फौलादी हैं, वहां की औलादें हैं, क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने देखा? मुझे बुरा लगा था कि पंजाब के लोग यूं ही दिल्ली आते जाते रहते हैं, जब तक उनका तो पड़ोसी राज्य है, वो गेड़ियां करने चले आते हैं, निकलते सेक्टर 17 के लिए पहुंच जाते हैं रोहिणी, और पश्चिमी दिल्ली घूमकर कनाट प्लेस से लौट जाते हैं। वैसे लोग जिनका दिल्ली से इस तरह का ऑर्गेनिक रिश्ता हो और उनको रोकने के लिए आप रास्ते को गड्ढा कर दें, कंटेनर लगा दें, ये उनका अपमान किया गया है पंजाब के किसानों का। ये सिर्फ उनको रोका नहीं गया है, ये उन्हें बताया गया है कि एक जनता के तौर पर हम आपको कुछ नहीं समझते। और आप देखिए कि 26 नवंबर को उनको पहुंचना था, दो तीन दिन पहले से हमारे किसान भाई निकले हैं, अभी तक उनको पंजाब नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये बहुत ही
मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। ये नहीं होना चाहिए था इस देश में। और बुजुर्ग किसान लोग हैं, आ ही रहे थे, तो आप उनको किसी तरीके से, आपके पास हजार और तरीके थे कि किसानों को आप सड़क से हटाकर कहीं और ले आए। वैसे अभी तक उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, जबकि उन्हें उकसाने की बहुत कोशिश की, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया गया, तब भी नहीं वो गुस्सा किए और हिंसा की तरफ नहीं है। वो वही चाहते हैं कि कुछ गुस्से में कोई हिंसा कर दे, जिसमें दंगा एक्ट, फलाना एक्ट और पुलिस लाठीचार्ज करके वो सब जो CAA के बाद जो केसेस लगाए गए हैं वो इन पर भी लगा दिया गया। हमारी जो माताएं हैं वहाँ पर, जो जिन्हें हम बीबियाँ कहते हैं, वो वहाँ पर खाना बना रही हैं, वो तस्वीरें, वो चीज़ें देख करके किसी को खालिस्तानी कह देना, किसी को आतंकवादी करार कर देना, ये क्या? लेकिन हम हैरान नहीं हैं, क्योंकि ये तो वही कर रहे हैं इतने दिनों से। हर तरह के मीडिया, हर तरह की जनता को ये आतंकवादी ही तो बताते हैं, ये पाकिस्तान का समर्थक बताते हैं, पाकिस्तान का एजेंट बताते हैं। यही तो कर रहे थे 2014 के बाद से। और क्या हो रहा है इसके? लेखक को, कलाकार को जब बता सकते हैं, कविता लिखने वालों को बता सकते हैं नक्सलवादी, अर्बन नक्सल, तो किसान को क्यों नहीं बता सकते? सर, बता ही सकते हैं। पंजाब के लोगों में ना एक भावना तैरती है सर, वो कहते हैं कि हमारे साथ स्टेप मदर, मतरेई माँ जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, उस तरह का व्यवहार आज लोकतंत्र में ऐसी शिकायतें वाजिब हैं, क्योंकि ये लेन देन हर राज्य का केंद्र के साथ चलता है। लेकिन इस आंदोलन के समय जो उनके साथ बर्ताव हुआ वो बहुत दुखद है, वो नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि एक राज्य 10,000 करोड़ मांगता है, उसे 2,000 करोड़ रुपया दिया जाता है, लेकिन इस राज्य के आए हुए लोगों के साथ कम से कम दिल्ली को ये बर्ताव नहीं करना चाहिए। अभी पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो रकाबगंज के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के लोग जाकर वहाँ पर सबको खाना खिलाया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं गए, हिंदुओं के लिए भी गए, और दोनों तरफ से वो गालियाँ सुन रहे थे, लेकिन फिर भी खाना खिलाने गए। इस देश में जो भी धरना प्रदर्शन करने आता है और रकाबगंज में जाकर लिखवा देता है कि उसके पास पैसे नहीं, तो जाने का भाड़ा भी दे दिया जाता है और खाना भी आता है। ये तो मेरे आँख से देखा हुआ था कि कई 100 लड़के आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं, हम तो आ गए थे, लेकिन आ गए तो जब खाना नहीं था तो गुरुद्वारे वाले खिलाए। तो वो कैसे खिलाए? मतलब वही जी रोज खाना लेकर आ जाते, हमें खिला जाते। गुरुद्वारों को किसी ने कहा था कि, तो मुझे लगा कि इस दिल्ली में लोकतंत्र की जो आवाजें उठती हैं उसको सब्सिडी हमारे गुरुद्वारा है ना, तो डेमोक्रेसी को सब्सिडाइज कर रहा है गुरुद्वारा हमारा। तो अब ये तो उस संस्कृति के लोग हैं, तो खाना बनाना, समर्थन देना, ये उनके जीवन का हिस्सा है। ये सुंदर बात है कि अपने परिवार के साथ आए, और जब परिवार के साथ आए हैं तब हमें थोड़ा और बड़े दिल के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। आप बातचीत ही कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको कहीं जमा करके आप बातचीत कर सकते हो, रामलीला मैदान में या किसी और जगह में जमा करके कर सकते हो। सड़कें खोद के उन्हें ये नहीं बताना चाहिए था कि दिल्ली आपकी है, ये गलत है। और टीवी चैनलों को लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश नहीं। गोरख पांडे साहब लिखते ने कि ये सरकारां दे कोल इन्नी धन, इन्नी दौलत, असला बरूद सब कुछ है, पर ये सरकारां फिर इन्हां निहत्थे गरीब लोगों के कोलों डरदियां क्यों है? ये डरदियां इस करके ने कि ये निहत्थे लोग एक दिन इन्हां दे कोलों डरना बंद कर देंगे। क्योंकि मुकेश जी, हम लोग दूरी भी बना के रख रहे हैं, बिल्कुल कहना हो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मास्क पहनिए, मुझे बहुत चिंता होती है। लेकिन ये बात तो है कि सरकार ने जितनी बातें कही उस पर बहुत तरह के सवाल उठते हैं। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान है 2019 में कि APMC मंडी ख़त्म कर देनी चाहिए। 2018 में बाकायदा नीति आयोग ने स्ट्रेटजी पेपर लॉन्च किया, आप अखबार में देख सकते हैं, इंटरनेट पे, जिसमें कहा जा रहा है कि MSP खत्म कर दी जानी चाहिए, कुछ और प्राइसिंग लाना चाहिए। तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर हैं। लेट श्री अरुण जेटली जी लॉन्च कर रहे हैं, अमिताभ कांत जो अभी भी नीति आयोग के बड़े अफसर हैं, CEO टाइप से कुछ हैं, वो भी जाकर उस पेपर को लॉन्च कर रहे हैं। तो सरकार कैसे कह सकती है कि हमारा वो इरादा नहीं, उसकी सोच का वो हिस्सा है। इसलिए सरकार को थोड़े और ईमानदारी से बातों को बताना चाहिए था किसानों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना बड़ा बदलाव कर रहे थे, तो लॉकडाउन के बहाने क्यों कर रहे हैं? जब लॉकडाउन खुल जाता तब करते आप। जब संसद चलती, खूब बातें होती उसके बारे में, किसानों को पता होता, तो उस कानून के बारे में देश के किसानों को बताया ही नहीं गया। इसीलिए आंदोलन लेट से हुआ। पंजाब के किसान भी देर से जाने। अजीत अखबार में सरगोशियां एक कॉलम आता है जी,
तो उसके पत्रकार ने बताया कि उन्होंने 6 जून को ही आर्टिकल लिखा था कि ये गड़बड़ है, लेकिन तब भी लोगों को ड्राफ्ट देखने में, अध्यादेश का मसौदा देखने में बहुत समय लग गया। तो चुपचाप अंधेरे में करने का काम तो सरकार ने किया। नहीं, अब होगा क्या रवीश जी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रद्द ही करवाओ, कुछ लोग उनमें से ये भी कहते हैं कि अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। सरकार रद्द नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता कि अमेंडमेंट के बारे में भी मुझे नहीं लगता कि हमें शायद यहाँ से जाना पड़ेगा जी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सरकार पीछे हटेगी, क्योंकि वो किसी मामले में लंकेश जी पीछे नहीं आए। देखता हूँ पंजाब और देश के किसानों का ये इम्तहान है, और ये बड़ा दुख की बात है कि उन्हें छोटे किसान और बड़े किसान में बांट दिया गया है, अमीर किसान और गरीब किसान में बांटा जा रहा है, जबकि किसान जो है वो अमीर नहीं है। पंजाब का किसान ठीक ठाक है, खा पी लेता है, अपना काम चला लेता है, पर वो भी बहुत तकलीफ में है पंजाब का किसान। तो ये बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए लंकेश जी, मुझे लगता है कि ये बहुत दुख की बात है। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ साथ साथ में इस तरफ आ जाते हैं। तो मेरा सवाल सर ये है कि बड़े ही आपने जिस तरीके से बोला कि नहीं पीछे हटेगी सरकार, जो किसान वहां पे बैठे हुए हैं उनमें एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही उबलता हुआ खून है कि पीछे हटवा के मानेंगे। तो ये कहां पर आकर के तालमेल बैठेगा? अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई बीच का बिंदु ढूंढा जाता है, देखते हैं, पर जो अनुभव रहा है उसमें सरकार को पीछे नहीं हटी। अब देखना चाहता हूँ कि क्या किसान वहां तक लड़ाई ले जाएंगे। सीए में क्या हुआ, कितने महीने तक चला, देखिए उसके समानांतर वो गोली मारने के नारे चल रहे थे इस देश में, तो किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं, मंत्री तक गोली मारने के नारे लगा रहे थे। तो आपको लगता है कि उसमें इतनी संवेदना होगी कि